नमस्कार दर्शकों, मैं सानी सहरने आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल साधना न्यूज़ पर। दर्शकों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स भी लागू हो गए हैं। जीएसटी की नई दरें आज से पूरे देश भर में लागू हो गई हैं। 99% वस्तुएं सस्ती होने जा रही हैं, जिसमें अगर हम खाने की चीज़ों की, रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें तो उसमें आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, मक्खन, घी, इन सब पे बहुत कम दरें अब लगने लगेंगी। आपको इसका फ़ायदा आज से ही उठाना चाहिए। और साथ में 375 ऐसे आइटम्स हैं जिस पर 0 से 5% तक का स्लैब अब लागू होगा। पहले इतने सारे स्लैब्स हुआ करते थे, पर अब 2 ही स्लैब सरकार ने रखे हैं, 5% और 12%। और अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40% का जीएसटी लोगों को देना होगा, जिसमें टोबैको कंज्यूमिंग है और कई ऐसे फास्ट फूड हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हानिकारक होती हैं, उसके ऊपर 40% का टैक्स लोगों को अब भी देना होगा। हाँ, सोना चांदी, इस सोने पर तो वैसे भी 3% का टैक्स पहले से भी जीएसटी का लगता आ रहा है, उसमें कोई अभी बड़ी जो राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। पर फिलहाल आज जीएसटी की दरें लागू होंगी। नवरात्रि के पहले दिन के साथ केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा पूरे देश भर को दिया है और इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको मेहमानों का परिचय करवा दूँ। हमारे साथ जुड़े हैं सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ में मिथुन मालवीय जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथ में हैं जसदेव सिंह उपल जी, बिजनेसमैन हैं। और डॉक्टर रंजीत चौधरी जी, अरिहंत किडनी हॉस्पिटल के ओनर हैं, हमारे साथ मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। देखिए नंदन जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाह रहे हैं कि हमारा सबसे पहला ये सवाल है कि जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स आज से शुरू कर दिए गए हैं, आप एज अ सीए क्या देख रहे हैं? अच्छी बात तो है ही, लोगों को बहुत सस्ता सामान मिलेगा, पर अगर आपकी नज़र में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़र में हम देखें तो कितना फ़ायदा लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है? जीएसटी 2.0 जो नए रिफॉर्म्स आए हैं और जो आज से हमारे देश में एप्लीकेबल हुए हैं, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो रेट रैशनलाइजेशन का हुआ है। पहले जीएसटी की 4 मुख्य दरें थीं, 5, 12, 18 और 28, जो अब मुख्यतः केवल 2 में सीमित रह गई हैं, 5 और 18। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं थीं जो आम जनता अपने घरों में इस्तेमाल करती थी, जो पहले 28% की दर से जिन पे जीएसटी लगा करता था, वो अधिकतर अब वस्तुएं जो हैं वो 18 के दर में आ गई हैं। और बहुत सारी 18 और 12% के दर की जो वस्तुएं थीं वो 5% के दर में आ गई हैं। अगर हम व्यापारियों के नज़रिए से देखें तो उनके नज़रिए से यहाँ पे उनको फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे जो विवाद होते थे कि इस वस्तु पे किस रेट से टैक्स लगेगा, वो विवाद भी आने वाले समय में कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मुख्यतः 2 ही दरें रहेंगी, केवल 5 और 18% की। तो ये सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का और मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारी देश की, व्यापार की और आम जनता की प्रगति सुनिश्चित होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आम जनता की जो प्रगति सुनिश्चित होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिथुन जी, आपके पास लौट रही हूँ। आपके पास मैं ये सवाल लेके आ रही हूँ कि देश को सीधे कैसे फ़ायदा मिलेगा इससे, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा आपकी नज़र में दिख रहा है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म से लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि सर ने बताया कि रेट्स को 2 ही हिस्सों में बांट दिया गया है, एक 5% और एक दूसरी 18%। तो रेट कम होने से सीधा असर ये पड़ेगा कि डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की। जो अभी तक लोगों की क्रय क्षमता थी वो क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। क्रय क्षमता बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं देश की जीडीपी बढ़ेगी, नए बिजनेसेस खुलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। इसका सीधा फायदा देश को वॉल्यूम में मिलेगा। वैल्यू वाइज लगेगा कि ये तो वैल्यू कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम वाइज जब वो बढ़ेगा, जब वो बड़े स्तर पे चीज़ें होंगी, जैसे लोकल फॉर वोकल भी एक कंसेप्ट चल रहा है, तो भाई इससे मार्केट में और हमारी जो है ग्रोथ होगी और वैल्यू बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इसका ओवरऑल इफेक्ट, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे वो जीडीपी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इसका सीधा फायदा देश को मिलेगा और कहीं ना कहीं देश एक तेज प्रगति के रथ पे जो है चल पड़ेगा और तेजी से। तो ठीक कहा, देश को प्रगति देना बहुत ज़रूरी है और देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स किया। जी हाँ, थोड़ा देर से आया पर ज़रूर आया, देर आई दुरुस्त आई। अगले सवाल सर, जसदेव सिंह उपल जी, बिजनेसमैन, पर बिजनेसमैन के साथ साथ एक आम आदमी का दृष्टिकोण भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आम आदमी जीएसटी की दरों से बहुत खुश है, पर कुछ लोग हैं जो नाखुश हैं। जैसे कि हमने इससे पहले आपसे डिस्कस भी किया था, तो एक आम आदमी की नज़र में अगर आपने कहा था साल भर का प्लान करें, यदि एक कार खरीदनी है या कभी राशन की बात करें, घर का मंथली राशन, वो सारी चीज़ों में जीएसटी से कैसे फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नमस्कार। एक आम आदमी का अमूमन 30 से 40 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा रहता है,
जिसको अपन बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंस, उसमें 3 से 5% का फ़र्क इमीडिएट आना चाहिए। फिर दूसरा होता है जो साल में एक बार खर्चा किया जाता है, जैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई जिस पे उनने कम कर दिया है, मेडिकल के खर्चे हो गए, कुछ 33 दवाइयाँ हैं जिस पे उनने टैक्स ज़ीरो कर दिया है। तो इस प्रकार से मुझे वो एक फ़र्क और फ़ायदा दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं जीवन काल में एक मर्तबा करूँगा, जैसे अपना घर बनाऊँगा, तो उसमें भी मुझे, अगर मैं 16 लाख का घर खरीदता हूँ तो 55,000 से 80,000 रुपये का मुझे फ़र्क दिखता है। गाड़ी खरीदता हूँ जो मेरे जीवन में एक बार मैं खरीदूँगा, तो उसमें भी बहुत बड़ी कटौती है, क्योंकि मैं बड़ी महंगी गाड़ी की जगह एक शहर के हिसाब से छोटी गाड़ी खरीदना चाहूँगा। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मेरे परिवार के लिए, अमूमन सब जनता के लिए है। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। सही कहा आपने कि एक बार गाड़ी खरीदी जाती है और उसमें अगर हमें रियायत मिल जाए तो क्या बात है। चलिए बात करेंगे हम अब डॉक्टर से। जी हाँ, उनकी नज़र में जीएसटी रिफॉर्म्स कैसे वो देख रहे हैं। अगर हम लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करें तो बहुत बड़ी कटौती, कैंसर की, डायबिटीज़ की, बीपी की, इन सभी दवाइयों में बहुत कटौती देखने को मिल रही है। आज से और ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि जीएसटी रिफॉर्म से हमें फ़ायदा मिलता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत चौधरी जी, अरिहंत किडनी हॉस्पिटल के ओनर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना सीधा फ़ायदा दिख रहे हैं आप। जैसा कि सर्वविदित है, जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं जो कि कैंसर में प्रयोग की जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी और इसका खर्च उठाना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत बहुत सारा कवरेज हो चुका है और ये सारी दवाइयाँ मुफ्त में वैसे मिल रही थी, लेकिन फिर भी एक तबका है जो कि इस पॉलिसी के अंडर नहीं है अभी। तो इस तबके के लिए इस तरीके की दवाइयाँ अब सस्ती हो जाएंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इसका जो प्रतिशत है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अब भारत को दुनिया का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लग गया है। तो अब चूँकि ये दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा प्रतिशत है भारत का जनसंख्या का जो कि ये दवाइयों का प्रयोग करता है, तो उनके लिए ये दवाइयों का जो अब मूल्य होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। और दूसरी जो बात है कि जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं उन पर भी जो टैक्स है वो पहले जो 12% था उसको घटा के अब 5% कर दिया गया है। तो उसकी वजह से जो अस्पताल की अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो टेस्ट हैं अब वो सस्ते में कर पाएंगे और ये जो फ़ायदा है इसको हम अब मरीज़ों तक दे पाएंगे। तो मरीज़ों के लिए भी ये अब सुलभ हो जाएगा कि जो टेस्ट हैं उनको कम मूल्य में अस्पताल करने में समर्थ होंगे। वेरी वेल सेड सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल कंट्री, तो इंडिया में जिस तरह से डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं, साथ में डायबिटीज़ तो साइलेंट किलर है और उसके साथ साथ कई अन्य समस्याएं लोगों को हो रही हैं, तो उसकी दवाइयां लोगों को अब सस्ती मिलेंगी। चलिए फिर से हम सीए नंदन जी के पास लौटते हैं। नंदन जी, देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कैसे करें, ये आपसे ही पता चलेगा, और जीएसटी ऑडिट के लिए हम कैसे तैयार हों। अभी मैम जैसे हमारी चर्चा भी हुई है कि अधिकतर वस्तु ऐसी हैं जिन पे रेट्स कम हो गए हैं। अब यदि मान लीजिए किसी व्यापारी ने आज से पहले 22 सितंबर से पहले कोई माल खरीदा था जो ऊंची जीएसटी की दर पे उसने खरीदा था 28 या 18 या 12% की, और अब उस पर दर कम हो गई है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है हमारे व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए। जो भी उन्होंने ऊंची दर पे जीएसटी को खरीदा था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उनको उनके जीएसटी के आईटीसी लेजर में आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। हो सकता है कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उनका थोड़ा सा जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो कैश होता है, वो उनको ऐसा महसूस हो कि ब्लॉक हो गया है क्योंकि उन्होंने अधिक दर पे चीज़ खरीदी है और कम दर पे वो बेच रहे हैं। लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यदि कोई व्यापारी ने अधिक जीएसटी दर पे कोई माल खरीदा है तो उसका आईटीसी वो रिटर्न के माध्यम से अपने आने वाले महीनों की जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है वो उसको अवेल कर सकता है। हो सकता है आने वाले समय में
इससे विषय में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ रिफंड के प्रावधान भी आए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज 22 तारीख से मुख्यतः जो नई दरें हैं वो लागू हो रही हैं। और भी हम कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं GST 2.0 में, जिससे व्यापारियों को निश्चित तौर पे फ़ायदा पहुँचेगा। व्यापारियों को फायदा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये टारगेट भी है कि व्यापारी कहीं ना कहीं जो पुराना माल है उनका, उससे उनको कहीं नुकसान नहीं हो जाए। मिथुन जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे पीएम मोदी ने कहा है कि इन सुधारों और से जो है 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट से नागरिकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, तो कैसे एज ए सीए कैसे देख रहे हैं, वाकई इससे बचत हो पाएगी? देखिए मैम, जो 12 लाख की जो छूट है वो इनकम टैक्स में है, तो इनकम टैक्स में तो डेफिनेटली छूट होनी है, उनको तो बचत होनी है, क्योंकि अभी वो जो टैक्स दे रहे थे, अभी जो छूट थी वो 7 लाख तक की थी। पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं है, फिर 3 लाख से 7 लाख की स्लैब है, और फिर एंड सो ऑन। बट ये जो स्लैब है, जो 7 लाख तक की छूट थी, अगले वर्ष में ये 12 लाख हो जाएगी। तो ये इनकम टैक्स का बेनिफिट है, लेकिन निश्चित ही 2.5 हजार करोड़ जो कहा है उन्होंने, बहुत सारे नागरिकों को जिनकी इनकम 7 लाख से 12 लाख के बीच में है, उनको इसका सीधा फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। जसदेव सिंह सर, आपसे तो बहुत अच्छी बात ये जानने को मिल रही है कि आम आदमी कैसे सोच रहा है। आप सीए हैं, सीए से बात हुई, सीए का पर्सपेक्टिव, डॉक्टर का पर्सपेक्टिव, पर आम आदमी का पर्सपेक्टिव, जैसे कि कार की बात बहुत अच्छी कही आपने, लोग अब बहुत सोचेंगे कि हम कार ले लेते हैं, कहीं ना कहीं 3-3.5 लाख रुपए का उन्हें बेनिफिट उसमें मिल रहा है, छूट मिल रही है। एज एक मिडिल क्लास तबके के लिए जीएसटी में खाने पीने की चीज़ों के अलावा और क्या कुछ देख रहे हैं आप? खाने पीने में एक उनने विशेषकर आपने बोला उसको छोड़ के क्या है, पर मैं उसमें भी एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। एक UHT मिल्क है, उस मिल्क पे उनने GST का प्रावधान हटा दिया, रोटी पे हटा दिया है, और साथ में इनने आपका कई सारी चीज़ें जो एसेंशियल्स है उस पे हटा दिया है। इलेक्ट्रिकल पे जो मैं अप्लाइंसेस है उस पे जो साल में एक मरतबा खर्चा करता था, अब मैं प्रोत्साहित हूँगा कि मैं थोड़ा सा इंडल्ज कर सकूँ या थोड़ा सा आगे होके कुछ EMI पे चीज़ें खरीद सकूँ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेरे को बहुत बड़ा एक एडवांटेज दिखता है। साथ में मेरे को ये भी प्रोत्साहन दिखता है कि मैं गाड़ी सोलर पैनल्स भी मैं लगवाना चाहूँगा इमिजिएटली, जिससे मेरी इमिजिएट सेविंग होती, क्योंकि सोलर पैनल्स पे भी बहुत बड़ी छूट है। बहुत ही अच्छी बात ये भी जानने को मिली। देखिए कि आम आदमी का दृष्टिकोण सोलर पैनल्स के लिए, सर ने कहा कि सोलर पैनल्स की तरफ में ज़रूर उसका झुकाव अब रहेगा, फटाफट लगवाने की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेविंग तो है, कार में सेविंग है, सोलर पैनल्स में सेविंग है, वॉशिंग मशीन, AC, सभी चीज़ों में सेविंग हो रही है। और साल का जो पूरा इकट्ठा बजट उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट वो निकाल सकते हैं। चलिए एक पर्सपेक्टिव और डॉक्टर से जान लेते हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स जो कमाई करते हैं उसमें कहीं क्या मतलब इस GST रिफॉर्म से कुछ कम ज़्यादा कुछ डॉक्टर्स के लिए? देखिए, हॉस्पिटल का जो रनिंग कॉस्ट है वो कम होगा, क्योंकि अगर जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है और जो जांच के लिए जो प्रयुक्त सामग्री होती है, यदि वो सस्ती होगी तो अस्पताल को चलाने में जो खर्चे आते हैं वो कम होंगे। दूसरा, जो दवाइयाँ जो प्रयुक्त की जा रही हैं, यदि वो सस्ती होती हैं तो भी अस्पताल को मरीज़ को मैनेज करने में सुविधा रहेगी, सुगमता रहेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो इलाज होता है वो 2 स्तर पर होता है। एक प्रिवेंटिव होता है और एक क्यूरेटिव होता है। जो प्रिवेंटिव होता है वो अवस्था होती है जब आप बीमार नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, यानी कि बीमारी के लक्षण नहीं है। तो यदि जांचें महंगी होंगी तो जो सामान्य जन है वो अस्पताल में आने से कतराएगा, और यदि जांचें सस्ती होंगी या उनका जो मूल्य है वो नगण्य होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल की तरफ आएंगे और जांच कराकर ये जानना चाहेंगे कि उनको कोई बीमारी प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं है। तो इससे जो अस्पताल का जो व्यवसाय है वो फलेगा फूलेगा, वो बढ़ेगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी व्यवसाय 2 तरीके से किया जाता है कि या तो आप किसी एक चीज़ को भारी मूल्य में बेचें या आप बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो कम मूल्य में दें। तो ये जो हो रहा है, इससे व्यवसाय जो है अस्पताल का वो बढ़ने की संभावना इसमें शायद परिलक्षित है।
और दूसरी बात कि यदि आप बीमार हो भी गए, जो कि मैं दूसरा पहलू के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें भी अस्पताल को सर्विसेज प्रोवाइड करने में सुगमता इसलिए होगी क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उनका मूल्य कम हो जाएगा। तो आप मरीज़ का जो उपचार है उसको आप कम मूल्य में कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर का जो ज्ञान है वैसे तो वो अमूल्य है, लेकिन उसका आप जो प्रदान है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं। खर्चा अस्पताल में ज्ञान का नहीं होता है, खर्चा सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है। तो इस सब से जो कि हमारे जो इक्विपमेंट, जो हमारे जो टेस्ट किट और जो दवाइयाँ हैं, उनका मूल्य कम होने से यदि ये जनता को बात समझ में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दो लेवल पे, प्रिवेंटिव लेवल पे कि हमें कोई बीमारी हो तो नहीं रही है, एक उम्र के बाद में सारे टेस्ट कराने चाहिए, एनुअली कराने चाहिए। लेकिन ये जो कल्चर है वो हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये नहीं है। बाहर जो है दो कारणों से, एक तो जानकारी की वजह से और दूसरा यूनिफॉर्म इंश्योरेंस होने की वजह से कि वहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वविदित भी है और सभी लोग उसको लेते भी हैं। तो जो दूसरी बात हो रही है कि इंश्योरेंसेस के भी जो उस पर भी जो जीएसटी है वो कम हो रहा है, तो इससे लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, और जिनके पास में इंश्योरेंस नहीं भी है तो वो एक एज के बाद में 40 के बाद में आकर अपने सारे टेस्ट जो हैं वो नियमित रूप से साल में एक बार करा सकते हैं। तो यदि ये समझ देश के लोगों में आएगी तो इससे हम बीमारी को होने से पहले जो है वो पकड़ पाएंगे और कुछ तरीके बता पाएंगे जिससे वो बीमारी ना हो, है ना। उनका लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर करने का हम सुझाव दे पाएंगे। तो ओवरऑल हॉस्पिटल का बिज़नेस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल की तरफ आएंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो मरीज़ की तरह ना आए, वो उस लेवल पे आए कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आगे जाके कोई बीमार होने का हमारे अंदर संभावना तो नहीं है और उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि लोगों में ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक बार प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दो तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। और प्रिवेंटिव, आपको कोई बीमारी नहीं हो इसके लिए जांचें, और अगर हो गई है तो उसके लिए भी जांचें। दोनों तरफ से अस्पताल में तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी की दरें कम हो गई हैं, लोग कम कतराएंगे, कम डरेंगे, पैसा कम खर्च होगा। तो निश्चित रूप से अस्पताल का जो एक बिजनेस होता है, लोगों का जो ट्रीटमेंट देने का जो स्टाइल है, जो उनको ट्रीट करें, उसमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा, डॉक्टरों को फ़ायदा मिलेगा, मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। नंदन जी, आपसे एक सवाल, मैं आखिरी सवाल जो करना चाहती हूँ कि जीएसटी दरें, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें कैसे, और बदलाव, एक बार बहुत सालों बाद बदलाव आया है काफ़ी लंबे समय, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो ये कहती, पॉलिटिकली एंगल से बात करूं तो विपक्ष कहता है कि बहुत लंबे समय बाद हुआ, पहले ही हो जाना चाहिए था, और ये बहुत लंबे समय, क्या लग रहा है इतने लंबे समय के बाद अभी हुआ है, ये फिक्स रहेगा, कुछ चेंजेस होंगे? क्योंकि पेट्रोल डीजल जो वो भी डेली यूजेस में आता है, उसमें तो कोई जीएसटी में कोई रियायत नहीं दी है सरकार ने। तो इतने लंबे समय के बाद देने के बाद कितने लंबे समय तक ये टिकेगा? मैम, देश की जनता को पता है सन 2017 में जीएसटी आया था, और ये जो 2017 में जीएसटी आया था ये भी कोई रातों रात नहीं आया था। लगभग एक दशक की इसके पीछे रिसर्च थी, अलग अलग सरकारों ने जीएसटी के अलग अलग खाके तैयार किए थे, और उसके बाद सभी राज्य सरकारों के साथ जब सहमति बनी तब ये जीएसटी आया। क्योंकि जीएसटी एक नया कानून था तो इसमें विवाद बहुत सारे रहे, इसमें राज्यों का सहयोग ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें कर को इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास भी है और केंद्र के पास भी है। इसीलिए जीएसटी जैसा कानून जो है वो हमारे देश की व्यवस्था में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है। 2017 के बाद जब जीएसटी आया तो समय समय पे इसमें निरंतर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहे और कानून और ज़्यादा जटिल हो गया, ना केवल सीए के लिए बल्कि व्यवसायियों के लिए और आम जनता के लिए भी समझना उसे मुश्किल हो गया। ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि इतने वर्षों में उन्होंने जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे देखे जिनको सुधारा जा सकता है उसको सुधारने की एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसमें सबसे पहला उन्होंने काम किया है कि उन्होंने रेट्स कम कर दिए हैं।
तो रेट रैशनलाइजेशन ग्लोबली भी हमें अब बाकी देशों के पास लाके खड़ा करेगा। अगर हम देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो सबसे बड़ा दर है, चाहे हम वैट बोलें या जीएसटी बोलें, अलग अलग देशों में कानून के नाम अलग हैं, वो 5% ही है। आज अगर भारत में सबसे बड़ा रेट 5% हो जाता है तो कोई अगर विदेशी कंपनी अपने सामान को मिडिल ईस्ट में बनाए या भारत में बनाए या साउथ ईस्ट एशिया किसी और देश में बनाए, अगर उस पर टैक्स 5% ही लगना है और ये सुनिश्चित है कि आने वाले कुछ सालों तक 5% लगना है, तो जैसा भी मिथुन सर ने बताया था, इससे नए उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, सभी चीज़ों को बहुत बड़ी एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये वेलकम मूव है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आगे भी सुधार होते रहेंगे। लेकिन सुधार जो है वो कैसा व्यापारी, जनता और देश का कैसा माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए ही किए जाने चाहिए और ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल ठीक कहा, सराहनीय कदम है। और जैसे कि ये सीए का एक पर्सपेक्टिव, जैसे कि मिथुन जी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि ये तो रहा बहुत टाइम बाद एक रिफॉर्म आया है लोगों के बल मनसाहत के लिए, अब ये रिफॉर्म्स में क्या ऐसी चीज़ें और जोड़नी चाहिए थी सरकार को जो नहीं जोड़ी हैं? तो मैम क्या है कि जोड़ी तो है लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जैसे एक है रिटर्न फाइलिंग सिस्टम सिंप्लीफाइड होने वाला है। अभी हमको एक ही चीज़ के लिए 3 रिटर्न लगाने पड़ते हैं, GSTR 1 अलग, 3B अलग, 9 अलग। आने वाले समय में वो एक ही रिटर्न रह जाएगा जिसमें आपका जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। पहला तो ये। दूसरा, जो हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होगा जब इस तरह के कंप्लाइंसेस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ईजी हो जाएंगे। तो एक वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में वो एक मूव आने वाला है जिसमें GST 2.0 में रिटर्न सिंप्लीफिकेशन एक कंसेप्ट आएगा। वन नेशन वन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो GST ने फॉलो किया, अब इसी में आने वाला है वन नेशन वन रिटर्न। तो उस एक ही रिटर्न से मैं समझता हूं कि व्यापारियों की जो दुविधा है कि मल्टीपल रिटर्न्स लगाने का, तो एक तो ये आना चाहिए जो कि मैं समझता हूं आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं पोर्टल के लेवल पे, रजिस्ट्रेशन के लेवल पे या लिटिगेशन के लेवल पे जो क्वेरीज होती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, बी इट फिजिकल वेरिफिकेशन होना, बायोमेट्रिक जो है आपका वेरिफिकेशन होना, आधार ऑथेंटिकेशन होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ईजी हो जाएंगी जिससे रजिस्ट्रेशन मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें व्यापारियों के लिए इजी होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति जब रजिस्ट्रेशन ले तो उसके दिमाग में ये ना रहे कि यार मैं इससे बाहर निकलूंगा कैसे। अभी स्थिति ये है कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बिजनेस चालू करवा लिया, लेकिन उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं, बहुत सारे फॉलोअप्स हैं, वो आपको करना है, फिर डिपार्टमेंट के चक्कर काटना है। अगर सरकार इस पर और ध्यान दे कि आना भी सरल हो और जाना भी सरल हो, तो जो हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इस जनसंख्या की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उद्योगों की आवश्यकता है, क्वालिटी की आवश्यकता है, तो वो तभी पूरी हो सकती है जब आप एंट्री और एग्जिट दोनों इजी कर दें और कंप्लाइंस इसको सिंपल कर दें रेट के साथ साथ। कंप्लाइंस बर्डन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर समझना आसान हो जाएगा, व्यापारी को भी, कि भाई ये मेरा आइटम है 5% का मैंने खरीदा, 5% में बेचना है, या 18 में खरीदा 18 में बेचना है। अभी कंफ्यूजन बहुत सारा है, 18 में खरीदा बेचना 5 में है, 5 में खरीदा बेचना 18 में है, ये गुड्स इस कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर ईजी हो जाते हैं तो व्यापारी को व्यापार करने में, उद्योगों को व्यापार करने में आसानी होगी। डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सहूलियत मिलती रहनी चाहिए कि भाई आपका काम सरल हो, उनको बार बार नोटिस भेजकर उनको बार बार परेशान ना किया जाए। जो चीज़ें स्पष्ट हैं, साधारण हैं, जहां टैक्स चोरी नहीं हो रही है, उनको स्पष्टता उनके सामने रख दिया जाए। इससे लोगों के मन में और बढ़ावा होगा कि भाई हम चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। तो मैं समझता हूं कि ये अगर कुछ और सुधार इसमें देखे जाएं फ्यूचर में तो ये बहुत ही अच्छा होगा और इस देश की जीडीपी के लिए और विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा। बहुत ही शानदार। एक आखिरी सवाल जसदेव सर से। सर, एक जैसे कि हमने रिफॉर्म्स की बात करी है, ऐसी क्या चीज़ें एक आम आदमी अभी भी ढूंढ रहा है जो रिफॉर्म्स में शामिल नहीं है, एक आम आदमी के नज़रिए से शॉर्ट में? देखिए, एक आम आदमी जो देखता है कि जब कोई खर्चा करता है तो उसको GST देना पड़ता है, वहीं एक व्यवसाय उसका इनपुट ले लेता है। तो जैसे CA साहब नंदन नरूला जी ने बोला कि अगर हाईएस्ट टैक्स 5% होगा तो एक आम नागरिक के रूप में, जैसे मैं देखता हूँ कि कहीं 18% है, कहीं 5% है, वो मुझे एज अ कॉस्ट बियर करना पड़ता है। वहीं एक व्यवसाय उसको इनपुट लेके एडजस्ट कर लेता है, वो मेरा एडिशनल कॉस्ट है, मेरे महीने के भार पे इकट्ठा होता है। तो अगर हाईएस्ट, जैसे इन्होंने बोला कि 5% होगा, तो मैं प्रोत्साहित होऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करूँ और मेरे परिवार उस चीज़ को अनुभव करें। दूसरा मैं ये चाहूँगा, जैसे दूसरे CA साहब ने बोला कि सरलता
बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कंप्लायंस ही रखना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ों से कंप्लाई करना चाहता हूँ, तो सरलता बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी कंप्लायंस को। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरा एक दिशा दिखाएगी इस जीएसटी को, और मेरे एक अनुभव को एक आम नागरिक के रूप में मुझे ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगेगा कि हाँ मैं 5% दे रहा हूँ, मुझे दुख नहीं लगेगा। पर हाँ, जहाँ 18% आता है वहाँ मुझे एक परेशानी होती है कि मैं उसको एब्जॉर्ब करता हूँ कॉस्ट के रूप में, तो मेरी मंथली बजट उससे अफेक्ट होता है। हमने सुना सीए पर्सपेक्टिव, बिजनेसमैन, डॉक्टर पर्सपेक्टिव ऑन जीएसटी टुडे। हमने ये देखा कि किस तरह से इतने हाईली एजुकेटेड और समाज में अपना एक अलग स्थान रखने वाले लोग जीएसटी को कितना पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं, और आम जनता के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि उनकी हर ज़रूरत की चीज़ पर अब उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा वो पहले एक्स्ट्रा देते थे उसकी बचत होगी। और निश्चित रूप से नवरात्रि का पहला दिन, जीएसटी की रियायत बहुत ही अच्छा सुखद संयोग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयों से का तांता लगा हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश की जीडीपी ग्रो कर रही है, और हमारे साथ आम जनता, एक निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सभी को इसका फायदा दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही किसी और विषय पर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, ऐसे ही बुद्धिजीवी वर्ग के साथ नई चर्चा में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।